वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने कक्षा 7वीं का हिंदी का दूसरा पाठ दादी माँ पढ़ा था और आज हम उसी पाठ का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। तो पहले क्या है, कहानी से पहला प्रश्न क्या है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन के और किन किन बातों की याद आ जाती थी। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसने सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी की चाची की घटना आदि सभी याद आ जाती है। तो लेखक जब अपने दादी माँ के साथ बचपन की कौन कौन सी यादें आ जाती हैं, उनको कौन कौन से, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई तो उसके सामने दादी माँ की सारी यादें सजीव हो उठी। जो जिसमें कौन कौन सी यादें थी, जो वो बचपन में झाग भरे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदता था, दादी माँ भी उनके साथ जाती थी, वही याद आ गया। बीमार होने पर दादी माँ की सेवा याद आ गई, किशन भैया की शादी याद आ गई, वहाँ पे औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और उनका जो दादी माँ ने उसको जो चादर ओढ़ के सुला के रखा था वो, वहाँ पे फिर पकड़े जाना उनको याद आ गया। रामी की चाची का जो घटना हुआ था वो भी याद आ गया। तो ये सारे घटना उनको याद आ गए थे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या है, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। दादा की मृत्यु के बाद क्यों उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी? क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई थी। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा का श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। तो क्यों? क्योंकि उनके जो मित्र थे उनके जो पापा थे, लेखक के जो पापा थे, वो गलत मित्रों के संगति में फंस चुके थे और वहाँ पे वो जो धन है, वो जो पैसा है, वो वहाँ पे नष्ट करते थे। और इनके अलावा जो दादाजी का जो श्राद्ध हुआ, मरने के बाद जो श्राद्ध हुआ, वहाँ पे दादी माँ मना की कि इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत करो, लेकिन वहाँ पे भी उनके लेखक के पिताजी नहीं माने, नहीं सुने। उन्होंने बेहिसाब दौलत वहाँ पे व्यर्थ की। ठीक है, जो दौलत उनके घर की थी ही नहीं, वो संपत्ति उनके घर की थी ही नहीं, वो कर्ज में ली गई संपत्ति थी। तो इन्हीं की वजह से उनका घर की हालत और आर्थिक स्थिति बहुत ही दिन ब दिन खराब होती गई। ठीक है, प्रश्न 3 क्या है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें सबसे अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी और वह सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वो दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। ठीक है, लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी की चाची बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, वह पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें दे देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। तो दादी का बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण थे, उनके बहुत अच्छे अच्छे स्वभाव भी थे, जैसे कि वो बहुत संरक्षणी थी, सेवा करती थी, परोपकारी थी, बहुत सबकी दया करती थी, हेल्प करती थी, सबका पक्ष में अपने वो अपना स्वभाव जताती थी, बहुत सबका बहुत ख्याल रखती भी थी। और जो कुछ घटनाएं जो लेखक को सबसे ज़्यादा याद आ गई कि उनके जब बीमार हुआ तो दादी का उनका सेवा याद आ गया, रामी की चाची की बेटी के शादी में उनका ऋण माफ़ करना याद आ गया, जिससे कि वो बहुत ही दयालु स्वभाव से उनकी आर्थिक स्थिति को, आर्थिक तंगी देखकर उन्होंने अपना सोने का कंगन भी बेचने को बोल दिया। तो वो उनका आदत ही क्या था, दूसरों की मदद करना, उनका ये बहुत ही जीवन का प्रमुख मुख था। ठीक है,
और तो इसीलिए हमें दादी का ये जो सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष है वो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, अभी कहानी से आगे का पहला प्रश्न क्या है, आपको इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े। तो इस कहानी में जैसे हमने बहुत सारे महीनों के नाम पढ़े, जैसे कि क्वार, आषाढ़, माघ। तो इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? क्वार महीनों में कैसा मौसम रहता है? न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। आषाढ़ में भयानक गर्मी और कुछ वर्षा। माघ में अत्यधिक सर्दी रहता है। ठीक है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किससे मौसम की कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो सर्दी में क्या होता है? सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं, मतलब गर्म पानी है, कुछ चीज़ें। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूलगोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। तो ये क्या है? सर्दी के वर्णन है कि सर्दी में हम लोग क्या क्या फल खाते हैं, क्या पीते हैं, बहुत ठंड रहती है। ठीक है, और वहीं यहाँ पे गर्मी में हम लोग क्या क्या खाते हैं और पीते हैं, सब्जियों में क्या क्या गर्मी में ज़्यादा मिलती हैं, वही है। ठीक है, और एक क्या है? बरसात। तो बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावे इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं भाषा की बात की ओर। तो भाषा की बात की पहला प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। ज़रा सी कठिनाई पढ़ते ही अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद बाल, ऐसे कुछ था ना। समानता बोध करने वाले के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको यहाँ पे ऐसे 5 शब्द लिखने हैं जिनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे कि जिसमें लगा हुआ हो ज़रा सी, मतलब सी, सा और से लगा हुआ। ठीक है, पहला वाक्य क्या है? फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। फूल सी यहाँ पे वही है, वही वाला समानता बोध करने वाला शब्द। कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। यह फल शहद सा मीठा है। वह पत्थर सा कठोर है। बच्चों का गाल सेब सा लाल है। तो यही सारे शब्द हैं, ठीक है, जिनमें सा, सी और से लगाया हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या है? कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य आए हैं कहानी में, हम लोग को सुनने को मिले हैं। किसी क्रिया को जोड़ देकर कहने वाले एक से अधिक बार ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ थक गया, उसे ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो आपको ये जो वाक्य यहाँ पे जो छू छू कर जैसे ऐसे शब्द आए हैं, क्रिया को जैसे 2 बार हम लोग यहाँ पे दिया गया है, ढूंढ ढूंढ कर, ऐसे आपको शब्द 5 लिखने हैं और उसको वाक्य में बनाना है। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है और पहला शब्द क्या है? दूर दूर तक। ठीक है, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह छोड़कर चला गया। तो यहाँ पे क्या आया? बार बार। जीवन में कदम कदम, यहाँ पे कदम कदम पर, यहाँ पे जोर जोर से, यहाँ पे दूर दूर तक। और 5वां वाक्य क्या है? चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। ठीक है, तो ये 5 वाक्य है जो आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न दिए गए हैं, ये भी आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? दादी माँ कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो दादी माँ कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या इंस्पिरेशन मिलता है? पाठ दादी माँ से हमें यह प्रेरणा देता है कि बड़ों की सीख सदैव महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, हमें अपने बुजुर्गों की भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमें सदैव उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए।
जिस प्रकार उन्होंने हमारी चिंता व परवाह की, वैसे ही हमें उनके बुढ़ापे में करना चाहिए। बुजुर्ग मान सम्मान के भूखे होते हैं, हमें उन्हें सदैव सम्मान देना चाहिए तथा मुश्किल समय में उनको सहारा भी देना चाहिए। तो इस कहानी से हम लोग को क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए और उनको हमारी जैसे चिंता होती है वैसे हमको भी उनकी बुढ़ापे की चिंता करना चाहिए और उनको हमेशा मान सम्मान से भर देना चाहिए। ठीक है, और उनके मुश्किल समय में हम लोग को ही उनको सहारा देना चाहिए। ठीक है। ख प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, लेखक द्वारा दादी माँ पाठ लिखने का क्या उद्देश्य है। तो लेखक ये दादी माँ का पाठ ये जो लिखे हैं इनका उद्देश्य क्या है। तो लेखक द्वारा दादी माँ कहानी लिखने का उद्देश्य है कि जीवन की ऐसी मधुर यादें होती हैं जो कभी भी नहीं भूलती और कई यादें हमें प्रेरणा देती हैं। इस पाठ से भी यही सीख मिलती है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है तो वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है जो दादी के साथ जुड़ी थी। इसीलिए उन यादों में खोकर लेखक को यह बात विश्वास ही नहीं होता था कि दादी की मृत्यु हो गई। अतः इस संस्मरण को जीवित रखने के लिए लेखक ने इस कहानी को लिखा। तो लेखक ने यह पाठ क्यों लिखा है कि उनका उद्देश्य क्यों है, क्योंकि हमारे हर कोई के हर एक इंसान के जीवन में कुछ मधुर यादें होती हैं जो हम कभी नहीं भुला पाते हैं और ये दादा दादी के साथ जो हमारी यादें जुड़ी हुई रहती है ये हम सच में कभी नहीं भुला सकते हैं। तो उनको, और जब दादी का मृत्यु हो गया और उनको जब ये संदेश मिला तो अपने बचपन की यादों को सोचकर उनको दुख हुआ और उनको यादों को सोचकर उनको थोड़ा खुशी मिला। ठीक है, और इसीलिए उन यादों में खोकर उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ और नहीं रही। तो इसी संस्मरण को उनको जीवित रखने के लिए लेखक ने इस कहानी का लिखा है। तो यही जो यादें हैं इनको जीवित रखने के लिए, इनको यादों में रखने के लिए तो उन्होंने ये कहानी लिखा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, दादी माँ को, यहाँ पे ग होगा, बच्चों आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ग होगा। ठीक है। दादी माँ को बीमारियों का ज्ञान कैसा था, इस विषय में विस्तार से लिखिए। तो दादी माँ को बीमारियों का बहुत सारा ज्ञान था। हमने जैसे पढ़ा कि वो बहुत वो नुस्खे जानती थी, तो वही देखते हैं। दादी माँ को गांव में प्रयोग की जाने वाली दवाओं के कई नुस्खे याद थे। वह हाथ, माथा, पेट छू कर भूत, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगा लेती थी। वे लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप से इलाज करती थी। महामारी तथा विषूचिका फैलने पर वह सफाई का ध्यान भी खूबी रखती थी। तो वो गांव जब में प्रयोग जाने वाली जितनी भी दवाएं के बहुत सारे नुस्खे जानती थी। वो ये सब जो हाथ, माथा, पेट छू कर सारे अनुमान लगा लेती थी कौन सा किसको तकलीफ हुआ है। और वो क्या करती थी, लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल, ये सब धूप से ये वो इलाज करती थी। और महामारी विषूचिका फैलने पर वो सफाई का काफ़ी ध्यान रखती थी। और चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ पे घ होगा, पिताजी और लेखक के बड़े भाई किशन मन मारे क्यों बैठे थे। तो पिताजी और लेखक के बड़े भाई मन मारे क्यों बैठे थे, क्योंकि पिताजी और किशन भैया मन मारे इसलिए बैठे थे कि घर में आर्थिक तंगी थी। ठीक है, कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा था, जिन पर रुपए थे वे वापस नहीं दे रहे थे, लोगों का उधार लिया हुआ काफ़ी राशि वापस करना था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, अतः वे मन मारकर बैठे थे। तो वो मन मारकर क्यों बैठे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कर्जे ले लिए थे जिनको वो वापस नहीं कर पा रहे थे और उनके घर की आर्थिक तंगी हो रखी थी। तो इसीलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग बहुत परेशान होकर बैठे थे। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। हम दूसरे क्लास में एक दूसरे पार्ट से नए पार्ट शुरू करेंगे। मतलब इसका ये दूसरा पार्ट ख़त्म हो गया, तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। तब तक आप ये जो जितने सारे हमने यहाँ पे प्रश्न उत्तर पढ़े हैं ये सारे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। ये जो कुछ अलग प्रश्न है, एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको भी अपने कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, ये पार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रेरणादायक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम मिलेंगे दूसरे क्लास में एक नए पाठ के साथ।